हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार इंडियन पॉलिटिकल थॉट के यूनिट को कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के पॉलिटिकल थॉट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या है। इस वीडियो हम लोग शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, फिर उनके जो मेन वर्क्स रहे हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा उनके राष्ट्रवाद का विचार क्या रहा है, नेशनलिज्म का, कॉस्मोपोलिटिनिज्म का क्या विचारधारा रहा है, उनको देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने ट्रू फ्रीडम को लेकर क्या अपने विचार दिए हैं उसको देखेंगे। फिर हम लोग गांधी और टैगोर के बीच किन किन विषयों को लेकर डिबेट्स हुई हैं उनको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करेंगे, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपने इस वीडियो में पढ़ा है वो आपका क्लियर हो सके और एग्जाम में आपको मदद भी कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की शॉर्ट बायोग्राफी। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रोलिफिक राइटर और थिंकर माने जाते हैं। इन्होंने कई सारी राइटिंग लिखी। इनके जो राइटिंग्स है वो पोएट्री के फॉर्म में है, नॉवेल्स के फॉर्म में है, शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में है, प्लेज के फॉर्म में है और एसेज के फॉर्म में। इन्हीं से इनके पॉलिटिकल आइडियाज भी बाहर निकल के आते हैं। इनको इंडिया का नेशनल पोएट कंसीडर किया जाता है। इन्होंने इंडिया का जो नेशनल एंथम जन गण मन है उसको लिखा था। साथ साथ इन्होंने राइट और कंपोज किया है बांग्लादेश के नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला को। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वह भी इनके वर्क से इंस्पायर्ड था। इनके जो सॉन्ग्स है, संगीत है, उनको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। इनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था 1913 में इनके अपने वर्क्स गीतांजलि के लिए लिटरेचर का। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने थे जिन्हें यह नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म होता है वो 9 मई 1861 को कलकत्ता में होता है, जो एक एमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल बंगाली ब्राह्मण फैमिली होती है। इनके जो पिता थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे और ये अपने पिता के 14th और सबसे यंगेस्ट सन थे, बेटे थे। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये ब्रह्मो समाज के लीडर थे। ये ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ग्रैंडफादर द्वारका नाथ टैगोर थे वो एक रिच लैंडलॉर्ड थे, साथ ही साथ वो सोशल रिफॉर्मर थे और इनका भी संबंध राजा राम मोहन राय से रहा है, उनके करीबी रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा हुई प्रारंभिक वो घर पर ही हुई है और साथ ही साथ इन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने जो अपना फर्स्ट वर्ष लिखा था वो 8 ईयर के एज में लिखा था। इसके अलावा ये हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर स्कूल में अपने आप को एडमिट करते हैं, लेकिन बाद में वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं और सेल्फ एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। इनके जो मैरिज होता है, विवाह होता है 1883 में होता है मृणालिनी देवी राय चौधरी से, जिनसे इनके 2 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं। 1901 में ये सेटल हो जाते हैं शांति निकेतन में और यहीं पर ये अपना एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। इनके जो एजुकेशंस होते हैं वो उपनिषदिक आइडियल्स पर आधारित होते हैं। जो इसको इस उपनिषदिक आइडियल्स का प्रयोग करके ये अपने शांति निकेतन जो स्कूल रहती है वहाँ पर ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं और इनके जो मोस्ट वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखा है वो शांति निकेतन में ही लिखा है। इनको 1915 में नाइटहुड की अवार्ड दी जाती है किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा और 1919 में जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड होता है उसके विरोध में ये अपना नाइटहुड के बाद उपाधि को लौटा भी देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को। इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा दिया था नाम और साथ ही साथ जो गांधी जी थे इन्होंने इनको गुरुदेव कह के पुकारते थे। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था श्री निकेतन। श्री निकेतन है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शंस। 1913 में इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा डीलिट की डिग्री दी गई थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी 1940 में शांति निकेतन में। इनकी जो मृत्यु होती है वो 7 अगस्त 1941 में होती है। रामचंद्र गुहा एक हिस्टोरियन है। ये अपनी बुक लिखते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनमें वो इंडिया के मॉडर्न इंडिया के 4 फाउंडर्स की बात करते हैं, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर को रखते हैं। इसके अलावा एक अन्य नोबेल लॉरेट है अल्बर्ट स्वीचर, जो इनको जो है तो गोएथे ऑफ इंडिया कहते हैं। गोएथे एक फेमस पोएट थे, तो उन्हीं के आधार पर इनको गोएथे ऑफ इंडिया कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1946 में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रेज में कहते हैं कि ये इंडियाज इंटरनेशनलिस्ट पर एक्सीलेंस थे। ठीक।
अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के जो मेन वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं। इनकी राइटिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन वर्क्स हम लोग देख लेते हैं। गीतांजलि इन्होंने लिखा है। गीतांजलि का मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफरिंग टू गॉड। ये जो है तो पोएम्स का कलेक्शंस है। इसको ओरिजिनली इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ये टैगोर के द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया था, और इसी बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का 1913 में। चोकर बाली इन्होंने लिखा, 1903 में पब्लिश हुई। स्वदेशी समाज ऐसे लिखा इन्होंने। गोरा बुक लिखी जो 1909 में पब्लिश होती है। घरे बाहरे इनकी बुक द होम इन द वर्ल्ड 1916 में पब्लिश होती है। नेशनलिज्म इन इंडिया नाम का इन्होंने ऐसे लिखा था 1917 में। इन्होंने बुक लिखी द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में। 4 अध्याय इन्होंने बुक लिखी 1934। अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नेशनलिज्म का विचार है, राष्ट्रवाद का विचार है, उसको देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे लिखते हैं 1917 में, नेशनलिज्म इन इंडिया। वो इस ऐसे में जो है तो कंसीडर करते हैं जो स्पेसिफिक चैलेंज फेस किए जाते हैं इंडिया के द्वारा, जो तो नेशनल सेल्फ कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट, जो राष्ट्र की चेतना होती है उसके डेवलपमेंट, क्या किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उसको इस ऐसे में वो कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ ये इस बात पर भी जोर देते हैं जो नेशनल कॉन्शियसनेस है, राष्ट्रीय चेतना है, वो इंडियन कल्चर पर आधारित होनी चाहिए। इनका फेमस स्टेटमेंट है कि पैट्रियोटिज्म कांट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स एंड आई विल नेवर अलाउ पैट्रियोटिज्म टू ट्रैम्प ओवर द ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। वो कहते हैं कि जो देशभक्ति होती है वो कभी भी हमारा फाइनल गोल, स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जो हमारा विचार है वो कभी भी नहीं हो सकता जो पैट्रियोटिज्म है या देशभक्ति। वो कहते हैं मैं देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर कभी भी मैं एक ग्लास को एक डायमंड्स के प्राइस पे, कीमत पे कभी भी मैं खरीदना पसंद नहीं करूँगा। और साथ-साथ ये भी कहते हैं कि जो हमारी देशभक्ति होगी, वो राष्ट्रभक्ति है, वो कभी भी ह्यूमैनिटी यानी मानवता से ऊपर नहीं हो सकती जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। उनके अनुसार जो राष्ट्रवाद होता है, अगर उसको बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा लाया जाएगा भारत में, तो भारत के लिए वो डिज़ास्टर ही होगा, हैवॉक ही होगा। टैगोर नेशनलिज्म को दुधारी तलवार की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद जो होता है एक तरफ लोगों को यूनाइट तो करता है एक शेयर्ड कॉज के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो है तो वार्न करते हैं इसके डेंजरस को लेके, इसके जो खतरे हैं उसको लेके। वो कहते हैं इससे जो है तो जेनोफोबिया होता है। जेनोफोबिया वह विचारधारा है जिससे एक देश के लोग दूसरे देश के जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनसे घृणा करने लगते हैं। एग्रेशंस की भावना है इस राष्ट्रवाद में। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इससे जो इंडिविजुअलिटी है वो भी सप्रेस होती है। वो क्रिटिसाइज करते हैं टैगोर जो है तो वेस्ट मॉडल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म का। उनका मानना है कि जो वेस्ट मॉडल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म है वो वार को बढ़ाता है और साथ साथ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस को भी बढ़ावा देता है। उनका मानना है कि किसी भी स्टेट की जो विचार ब्लाइंड एलिगेंस उसको हमको नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो अगर हम लोग कोई भी राष्ट्र की जो ब्लाइंड एलिगेंस है, विचारधारा है या राष्ट्रभक्ति है, उसको अगर हम मानेंगे तो इथिकल और स्पिरिचुअल जो वैल्यू है ह्यूमैनिटी की, मानवता की, वो भी सप्रेस होगी। टैगोर जो है तो मानते हैं कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही है वो कभी भी पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं रहा है, बल्कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ रही है, जो वो रही है कल्चरल डाइवर्सिटी और स्पिरिचुअल हेरिटेज। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो हार्मनी पर आधारित होनी चाहिए, सौहार्द पर आधारित होना चाहिए, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। टैगोर जो है तो देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म के कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो देशभक्ति है वो कभी भी ओवर शैडो नहीं करना चाहिए। जो शेयर्ड ह्यूमन डेंसिटी है, जो मानवता का लक्ष्य है, उसको कभी भी ओवर शैडो नहीं करना चाहिए। इसलिए वो एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं इंटरनेशनलिज्म की, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की। वो जो है तो बल देते हैं कोऑपरेशंस पे, एम्पैथी पे, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट पे। वो नैरो सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ है। वो कोऑपरेशंस की बात करते हैं, एम्पैथी की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं लोगों के बीच। टैगोर कहते हैं कि उनका जो कंट्री के प्रति प्रेम है वो कभी भी जो है तो ट्रुथ, जस्टिस और हार्मनी के जो है ह्यूमैनिटी है उसके रास्ते में कभी भी नहीं आना चाहिए, ना किसी को आने देना चाहिए। इसी कारण वो कहते हैं कि मैं कभी भी अपने आप को नेशनल कॉन्शियसनेस में, जो राष्ट्रीय चेतना है, उसके लिए कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं करता, बल्कि मैं जो समर्पित करूंगा, मैं अपने आप को सबमिट करूंगा, वो वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के लिए करूंगा, विश्व बोध के लिए करूंगा, जो वैश्विक चैतन्यता है उसके लिए करूंगा, ताकि जो सभी देश के कंट्री हैं सभी लोग एक साथ रहें और एक विचारधारा को फॉलो करते हुए मानवता को जो है तो सबसे ऊपर रखें, यानी ह्यूमैनिटी के लिए कार्य करें, मानवता के लिए
कार्य करें। वो चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले हमको अचीव करना होगा सेंस ऑफ कलेक्टिविटी एमंग द डिवाइडेड पीपल। जो बटे हुए लोग हैं अलग अलग राष्ट्र के रूप में, उनको सबसे पहले एक करना होगा, और इसके लिए हमें जो अपनी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस रहे हैं कम्युनिटी फेस्टिवल्स के, उनको हमको रिवाइव करना होगा, उन्हें पुनः जो है तो जागृत करना होगा, उनको लोगों के साथ, लोगों के बीच में फैलाना होगा, स्प्रेड करना होगा। तभी जो है तो हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। अब उनके हम लोग कॉस्मोपॉलिटिनिज्म के जो आइडिया है उसको देख लेते हैं। टैगोर जो है तो टैगोर का जो राष्ट्रवाद का क्रिटिसिज्म है, वही उनके जो है तो उनके कॉन्सेप्ट कॉस्मोपॉलिटिज्म की ओर ले जाता है। कॉस्मोपॉलिटिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी देश के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात की जाती है और सभी को समान कंसीडर करने की बात की जाती है। ये नहीं मैटर करता कि वो किस देश के सिटीजन्स है, किस देश की नागरिकता है, या किस विचारधारा या किन लोगों से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। टैगोर का जो कॉस्मोपॉलिटिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो डिनाउंस करता है, रिफ्यूज करता है सेल्फिश जो नेशनलिज्म है उसको। टैगोर का कॉस्मोपॉलिटिज्म जो है तो इन वैल्यूज को जो है तो इम्बिट करता है। ये है कोऑपरेशन की भावना, कोएग्जिस्टेंस की भावना, ह्यूमैनिटी मानवता को, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म जो है आध्यात्मिक सार्वभौमिकता है, उसको वो मान्यता प्रदान करते हैं, उन वैल्यूज को इम्बेडेड करे हुए हैं। इनका जो कॉस्मोपॉलिटिज्म है वो ट्रांसेंड बाउंड्रीज है, यानी वो जो बाउंड्रीज है राष्ट्रों के बीच उसको भी पार कर जाता है, और जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसके ऊपर उस पर ध्यान देने की बात की जाती है टैगोर के द्वारा, अपने कॉस्मोपॉलिटिज्म के विचारधारा के द्वारा। टैगोर जो है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस और ह्यूमैनिटी को, ताकि जो नेशनलिज्म की भावना है उसको वो डिनाउंस कर देते हैं। साथ ही साथ टैगोर का यह भी मानना है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन रही हैं, वो इनलाइटन्स के समय जो है तो वो ह्यूमनिस्ट वैल्यूज पर आधारित रही हैं। लेकिन जैसे जैसे 20th सेंचुरी आया तो ह्यूमनिस्ट जो यूरोपियन ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन था वो जो है तो डिसबेसमेंट हो गया, और वो बदल गया नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म की जो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की विचारधारा है, राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की विचारधारा है, उसमें परिवर्तित होते दिखाई देती है 20th सेंचुरी में। टैगोर का मानना है कि जो कॉस्मोपॉलिटिज्म है वो ह्यूमनिस्ट जो वैल्यूज हैं उनको एक्सटेंड करना चाहता है, नेशनल की जो टेरिटरी है, राष्ट्रीय टेरिटरी से लेकर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीयवाद बनाना चाहता है, मानवता की विचारधारा को, मानवता की जो वैल्यूज होती हैं उसको, और इसके लिए वो बल देते हैं यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म पर, सार्वभौमिक मानवतावाद पर वो की विचारधारा वो रखते हैं। यही कारण है कि टैगोर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है तो द ग्रेट ह्यूमनिस्ट ऑफ इंडिया भी कह के पुकारते हैं। गीतांजलि जो उनकी बुक है वो कॉस्मोपॉलिटन टेक्स्ट मानी जाती है, इसमें वो स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ट्रू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, सच्ची स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो टैगोर का जो ट्रू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है उसमें वो स्पिरिचुअल है, यूनिवर्सल है और प्रैक्टिकल डायमेंशन पर आधारित है। यो बल देते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसका जो ओरिजिन है वो रूटेड है डिवाइनिटी पर, जो दैवीय गुण है उस पर आधारित है, यानी जो मानवता है वो दैवीय गुण के समान है। और वो मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रू फ्रीडम है तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपने आप को अलाइन करेगा इस इनफाइनाइट सोर्स से, जो दैवीय गुण है उससे जब अपने आप को अलाइन करेगा, जोड़ कर रखेगा, तभी वो सच्ची जो फ्रीडम है उसको महसूस कर सकता है। टैगोर का मानना है कि जो ह्यूमन है उन्हें केवल मटेरियल जो लाज होते हैं उनमें कन्फाइंड करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको जो है तो रियलाइज करना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी है, उनकी पर्सनालिटी है, स्पिरिट है, उसको उसको रियलाइज करना चाहिए, लोगों को अपनी पर्सनालिटी को रियलाइज करना चाहिए, तभी वो जाके ट्रू फ्रीडम जो है या अल्टीमेट जो फ्रीडम है उसको वो अचीव कर सकते हैं। टैगोर रिजेक्ट करते हैं जो नैरो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो जो तो एडवोकेट करते हैं यूनिवर्सल फ्रीडम की। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल फ्रीडम होगी ये पॉलिटिकल और कल्चरल जो बैरियर्स हैं उनसे बधी हुई नहीं होगी, उससे मुक्त होगी। वो अपनी पोयम लिखते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि ऐसा जगह जहाँ जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो बिना डर के रहे। तो कहते हैं वो इसमें उनका रिफ्लेक्ट होता है विजन। वो विजन क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड हो, रेशनल हो और लिबरेटेड वर्ल्ड हो। वो एजुकेशन में भी टैगोर जो है तो इस विचारधारा को, जो ट्रू फ्रीडम है उसको
समाहित करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली जो है तो एम्फेसिस करना चाहिए, और इसमें वो एजुकेशन के लिए वो कहते हैं कि इसमें विजडम, इमोशंस और आइडियाज, एजुकेशन में इन तीनों को जो है तो इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, तभी एक बैलेंस इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट किया जा सकेगा। और ये जो बैलेंस इंडिविजुअल होगा वो प्रमोट करेगा सेल्फलेस एक्शंस को, और वो इक्वलिटी यानी सबको समान रूप से देखेगा, जिससे उसकी जो वो एक फियरलेस होगा, इंडिविजुअल्स तैयार होगा, और वो जो संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रेजुडिस हैं, उनको सबको दूर करेगा। टैगोर का मानना है कि इस प्रकार का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो जो है तो तभी अचीव होगा जब किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को ट्रू फ्रीडम दिया जाएगा। तो ट्रू फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है। अब हम लोग उन चीज़ों को देख लेते हैं, उन विषयों को देख लेते हैं जिनमें गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर आपस में डिबेट करते हैं। टैगोर जो है तो बाइकाट को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स का बाइकाट है उसको स्पेशली वो सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव स्कूलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अगर इसका अल्टरनेटिव स्कूलिंग सिस्टम अवेलेबल होता तो वो बाइकाट को शायद सपोर्ट करते, लेकिन नहीं होने की वजह से वो कहते हैं कि इससे जो है जो एजुकेशन है वो रुक जाएगी। जबकि गांधी जो है तो इसको जस्टिफाई करते हैं बाइकाट के मूवमेंट को। गांधी का मानना है कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है वेस्टर्न सिस्टम के द्वारा, वो इनको जो तो हेल्पलेस बना देगा, असहाय बना देगा, इनको गॉडलेस बना देगा, यानी मोरलिटी से दूर कर देगा, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है। तो एजुकेशन को लेकर, बाइकाट को लेकर भी इनकी जो तो इनके बीच डिबेट होता है। इसके अलावा इनके बीच जो डिबेट होता है वो चरखा को लेकर भी होता है। टैगोर का मानना है केवल फॉरेन जो क्लोथ्स हैं उनको जला देने से भी इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त नहीं हो जाएगी, जबकि जो गांधी हैं वो चरखा पर बल देते हैं। उनका मानना है कि चरखा के द्वारा जो है तो इंडिया को स्वतंत्र बनाया जाएगा, इनको इकोनॉमिक रूप से एम्पावरमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ गांधी के जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को लेकर व्यू है उसको भी वो रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा गांधी जो है तो जातिवाद के विरोधी थे, छुआछूत के विरोधी थे, लेकिन ये जो है तो वर्ण व्यवस्था को बना के रखना चाहते थे गांधी, जबकि टैगोर जो है तो इनके इसी बात को लेकर इनका क्रिटिसाइज करते हैं, प्रैक्टिकल और मोरल दोनों ग्राउंड्स पे। टैगोर साथ ही साथ टैगोर जो है तो कलकत्ता रायट जो होता है 1926 का, उसमें जो कम्युनिज्म होता है उसका वो काफ़ी विरोध करते हैं, उसके खिलाफ वो लिखते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसी जो धार्मिकता है, ऐसी जो भ्रामक धार्मिकता है, उससे अच्छा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एथिज्म बन जाना चाहिए, आदमी को नास्तिक होना अधिक सही है। मतलब गांधी जो है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के इन विचारों से जो है तो सहमत नहीं होते। वो कम्युनिज्म के खिलाफ है, वो संप्रदायवाद के तो खिलाफ हैं, लेकिन वो नास्तिकता वाली बात जो टैगोर करते हैं उसका वो समर्थन नहीं करते। इसी प्रकार गांधी जो है तो जब बिहार अर्थक्वेक आता है 1934 का, उस समय अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि जो यहाँ पर अर्थक्वेक आया है बिहार में, वो कास्ट ऑपरेशन जो हो रहा है उसकी वजह से आया है, ये एक दैवीय जो है तो प्रकोप है। दैवीय प्रकोप इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर बिहार में, इस स्टेट में कास्ट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो टैगोर इनके इरेशनली जो अतार्किक बातें हैं उसको वो सुनकर शॉक्ड रहते हैं, और वो कहते हैं कि गांधी का जो ये स्टेटमेंट है इसका जो है तो प्रभाव उनके फॉलोवर्स पर जरूर पड़ेगा, इसलिए वो उसको उनका क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं इसके लिए। लेकिन गांधी जो है तो अपने बातों पे अड़े रहते हैं, वो इसको चेंज नहीं करते इस स्टेटमेंट को। साथ ही साथ टैगोर जो है तो इंडिविजुअलिस्टिक नोशन ऑफ लिबर्टी का जो नोशन है वो व्यक्तिवाद पर आधारित मानते हैं, जबकि गांधी का जो मानना है वो कलेक्टिव लिबर्टी की बात करते हैं गांधी। टैगोर का मानना है कि जो सोसाइटी है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल होती है, इंडियन के लिए एक सेंट्रल थीम है ना, समाज को सबसे ऊपर रखते हैं टैगोर का ये। और जबकि जो गांधी हैं वो इसको प्रैक्टिकल नहीं मानते, वो कहते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गांधी जो है तो विश्व को जो देखने का जो गांधी का नजरिया है वो इथिकल तरीका है। गांधी एडवोकेट करते हैं चरखा के इस्तेमाल का, साथ ही साथ वो उन्होंने जो बिहार का अर्थक्वेक आया है उसके लिए मोरल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जबकि टैगोर जो है तो इस गांधी के इन दोनों के विरोध में रहते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ दोनों गांधी और टैगोर ये दोनों जो है तो एक ऐसी स्कूल रन करना चाहते हैं इंडिया के अंदर जो स्टेट स्पॉन्सरशिप के सिस्टम से बाहर रहे, और दोनों चाहते हैं कि इस एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम में मदर टंग का प्रयोग किया जाए, एजुकेशन के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाए जो इंडियन लाइफ और कल्चर पर आधारित हो। लेकिन इन दोनों की जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है उसमें डिफरेंट है। गांधी जो है तो टैगोर जो है तो गांधी की जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कहते हैं कि गांधी का जो
एजुकेशन सिस्टम है वो बेस है, इम्फेसिस करता है मटेरियल यूटिलिटी को लेकर एट द कास्ट ऑफ ओवर डेवलपमेंट को नहीं बल्कि मटेरियल यूटिलिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। इस प्रकार जो है तो वो लिमिट कर देते हैं एक पुअर स्टूडेंट को एक निश्चित वोकेशंस में, एक कार्य में निश्चित कर देते हैं गांधी जी। जबकि जो है तो टैगोर का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको तैयार किया जाना चाहिए। जबकि गांधी का जो मानना है कि जो मैनुअल वर्क लोग करते हैं उससे उनके अंदर उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी होती है। तो ये ऐसे विषय थे जिन पर यानी गांधी और टैगोर के बीच डिबेट होते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के और उनके विचारधारा को लेकर। इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मस्कर? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसमें अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसको किस वर्ष जो है तो वो रिटर्न करते, सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को? तो वो है 1919 में वो लौटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द ट्रूथ इज नॉट द स्पिरिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्क्वेस्ट इज एट द ओरिजिन एंड इन द सेंटर ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म? तो वेस्टर्न नेशनलिज्म के बारे में कहते हुए कौन यह कहता है कि जो वेस्टर्न नेशनलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट की भावना है, कॉन्क्वेस्ट की भावना है, वो उसके ओरिजिन में या सेंटर में पहले से नहीं थी? जब इनलाइटनमेंट का पीरियड था तब उनके ओरिजिन में नहीं था, लेकिन ये बाद में आ जाता है। तो ये किसका कथन है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको थिंकर्स दी हुए हैं, एक जो सेकंड लिस्ट है उसमें उनके कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको इनको मैच कराना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है तो ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जो है तो संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया जो है वो चौखंबा राज्य की बात करते हैं, चौखंबा मॉडल की बात करते हैं, वहीं बी.डी. सावरकर जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो ए का फर्स्ट होगा, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉक अबाउट द सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म? तो सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म की बात कौन करता है या यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब एज द इंडियाज इंटरनेशनलिस्ट फॉर एक्सीलेंस इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1963? जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उसको उनमें किसको जो है तो इंडिया के इंटरनेशनलिस्ट फॉर एक्सीलेंस कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द टैगोर्स रिलीजन ऑफ द मैन पब्लिश? तो टैगोर की जो रिलीजन ऑफ मैन बुक है वो किस वर्ष पब्लिश होती है? तो 1931 में पब्लिश होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर के पॉलिटिकल थॉट पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।